ऑर्थोगोनली, ये वर्ड आपने शायद ही इससे पहले सुना होगा, क्योंकि ऑर्थोगोनल वर्ड आईआईटी के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं किसी ना किसी बड़ी अच्छी खासी कोचिंग में उन्होंने सुन रखा होगा, जिसने नहीं कर रहा है उसने ये सब सुना ही नहीं होगा। ऑर्थोगोनली वर्ड आईआईटी जेईई के मैथ्स के केस में ये रिलेट करता हुआ बहुत अच्छा शब्द है। ऑर्थोगोनल वर्ड पे अभी चर्चा करते हैं थोड़ी देर में, ठीक। इफ द सर्कल दिस, क्या ये सर्कल जैसा लग रहा है? नहीं लग रहा है। आपने शायद ऐसे सर्कल को कभी देखा ही नहीं होगा कि ऐसा भी सर्कल होता है। सर्कल दिस एंड सर्कल दिस, वेयर बी एंड सी आर रियल। बी और सी कैसे दिए? रियल दिए हैं। कट ऑर्थोगोनली, दो सर्कल हैं एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करते हैं। ऑर्थोगोनली कट करने का मतलब मैं आपको अभी बताता हूं। जैसे एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, और इसको मिलाते हैं यहां से यहां तक, और इसको यहां से यहां तक, इसके सेंटर, ये ओवल सेंटर मान लेते हैं, ओवल टू सेंटर मान लेते हैं, और जहां पर ये छू रहे होंगे ये वाला पॉइंट, ये 90 डिग्री पर हो रहा होगा, कट कर रहे होंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। ये वाली डिस्टेंस कैसी होगी? 90 डिग्री पर। तो रियल में देखा जाए तो ये वाली डिस्टेंस R2 है, ये वाली डिस्टेंस R1 है, और ये वाली दूरी क्या है? ये है इन दोनों के सेंटर के बीच की दूरी। O1 O2 क्या है? सेंटर के बीच की दूरी। ध्यान से देखेंगे तो 90 डिग्री के सामने वाला हो जाएगा हाइपोटेनियस, 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस, और ये परपेंडिकुलर और एक बेस, ठीक। तो आप इसको कह सकते हैं कि सेंटर का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। तो ये केस आपके सामने बनेगा, तब इस कंडीशन को जो वेरीफाई करेगा वो ऑर्थोगोनली वाला केस बनेगा। क्लियर है बेटे? दो सर्कल अगर एक दूसरे को कट कर रहे हैं 90 डिग्री पर, 90 डिग्री का मतलब सर्कल के सेंटर से जहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां तक की जो डिस्टेंस आ रही है और जो दूसरी वाली डिस्टेंस आ रही है, दोनों 90 डिग्री के एंगल पर होंगी। बस इतना ही है। अब इस सर्कल को सोचने में ही अंदाजा नहीं लग रहा होगा आपको कि इसका सर्कल का सेंटर क्या ले, रेडियस क्या ले, ठीक। तो इस वाली इक्वेशन पे ध्यान रखना बेटे। इस वाली इक्वेशन का सर्कल का सेंटर जो होता है वो होता है माइनस का a, दूसरा होता है माइनस का c, यानी कि z बार वाले साथी को कहते हैं। कौन से? z बार वाले के साथ में जो है, हालांकि इसे हम x प्लस आयोटा y और x माइनस आयोटा y करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा आईआईटी के पेपर में। बीच की जो रेडियस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? रूट a स्क्वायर माइनस b, और दूसरे वाले की रेडियस हो जाएगी R2 इक्वल्स टू रूट c स्क्वायर माइनस d, ठीक बेटे। ये वाले केस को ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि ये भी एक प्रकार की सर्कल की इक्वेशन है। उसमें सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होती है। R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर वो आप आसानी से लिख सकते हैं। R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर कितना आ रहा है? a स्क्वायर माइनस b प्लस c स्क्वायर माइनस d। अगर ध्यान से देखा जाए तो बेटे स्क्वायर कैसे लिखते हैं हम? कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। जैसे कोई जेड है कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y, और z बार है इसका कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा y। अगर आपको z स्क्वायर लिखना है तो आप x प्लस आयोटा y इंटू x माइनस आयोटा y लिख देते हैं, जिसे आप लास्ट में जाके बोलते हैं कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। ऐसे तो लिखते हैं आप, ठीक। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के इक्वल आप इस टर्म को लिखते हैं, यानी कि z बार। तो उसी तरीके से हम a स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? a बार माइनस बी प्लस सी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? सी बार माइनस डी। क्लियर है बेटे? हम अब इन दोनों के बीच की दूरी, जो सेंटर के बीच की डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को निकालने की कोशिश करते हैं। सेंटर के बीच की डिस्टेंस C1 माइनस C2 या O1 माइनस O2, जो भी आप लेना चाहें। उसमें हमने C1 ले लिया, यहां पर O1 ले लिया, C1 C2 ही कर देते हैं, C1 C2, ठीक। तो C1 C2 एक्चुअल में कैसे निकालते हैं? या तो आप C2 माइनस C1 करें या C1 माइनस C2 करें, और उसका मॉडुलस और इसका स्क्वायर कर रखा है तो स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो C1 की वैल्यू कितनी है आपकी? माइनस का a, और C2 की वैल्यू कितनी है आपकी? माइनस का c। तो ध्यान से देखा जाए ये वाली टर्म आ जाएगी माइनस माइनस प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। अगर इसी टर्म को मैं दोबारा से इस कंजुगेट की
टर्म्स पे लिखने की कोशिश करूं तो c माइनस ए कुछ इस प्रकार से लिख पाऊंगा मैं इसे c माइनस ए और c बार माइनस ए बार, ठीक, c माइनस ए और c बार माइनस ए बार। इस टर्म की मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहां पर c इंटू सी, ध्यान से देखना बेटे कितनी मल्टीप्लाई आ रही है, c बार, c इंटू सी बार, c इंटू ए बार माइनस c इंटू ए बार माइनस a इंटू सी बार, देखो a इंटू सी बार और माइनस माइनस प्लस ए बार। अब इस टर्म को यहां पर लिख लेते हैं इसके बिल्कुल एक्यूरेट ठीक सामने, c माइनस ए सी बार माइनस c ए बार प्लस ए बार। ध्यान से देखेंगे बेटे कौन कौन सी टर्म कट रही है, a बार से कट गया, c बार से c बार कट गया, माइनस वाली टर्म कॉमन आ जाएगी, माइनस का ए सी बार प्लस सी ए बार इक्वल्स टू माइनस कॉमन आ गया बी प्लस डी, माइनस से माइनस कट गया, ये वाली टर्म आ गई आपके सामने सॉल्यूशन ए सी बार प्लस सी ए बार इक्वल्स टू बी प्लस डी। बेटे ध्यान लगाओ इस सवाल पर, बहुत ध्यान लगाओ, ये वाला सवाल इस इक्वेशन को लाना ही पड़ेगा एग्जाम में, आईआईटी में आ गया तो सवाल को दिमाग को घुमा देगा, कंफ्यूजन में नहीं आना है, इसी केस को सोल्व करने की कोशिश करनी है, यही कंडीशन लाने की कोशिश करनी है। इस केस में वो ऑर्थोगोनली का केस जरूर लगाता है मोस्टली, ठीक। चलिए बेटे ध्यान से देखते हैं इस टर्म को, अब शायद इस सेंटर की और इसकी जरूरत नहीं है। ये लिखा है ए सी बार प्लस सी ए बार इक्वल्स टू बी प्लस डी, और आपसे पूछा है रियल वैल्यू ऑफ ए सी बार, रियल वैल्यू ऑफ ए सी बार। अब मैं आपसे पूछता हूं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, इसकी वैल्यू क्या होती है x प्लस आयोटा y, ठीक। मुझे आप इसकी रियल वैल्यू बता दो। आप बोलते हो सर इसकी रियल वैल्यू क्या है, रियल वैल्यू तो x है इसकी, ये कहते हैं आप। इसकी रियल वैल्यू क्या है, इसकी रियल वैल्यू है x। तो निकालोगे कैसे, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में रियल वैल्यू को कैसे लिखते हैं। आपने कहा कि इसको निकालने का एक और तरीका है, क्या तरीका है वो, कि हम इसको लिख देते हैं z और z बार, क्या लिख देते हैं, एक z बार भी लिख देते हैं। z बार क्या होता है, x माइनस आयोटा y, ठीक। अब मैं z और z बार को जोड़ दूं, z और z बार को जोड़ दूं, z प्लस z बार, तो क्या आ गया x प्लस आयोटा y प्लस x माइनस आयोटा y, आयोटा y से आयोटा y कट गया, कितना आ गया 2x, तो z प्लस z बार, ठीक। इसका रियल वैल्यू क्या है, x है, तो रियल वैल्यू जो यहां से x आ रही है वो कितनी आ रही है, z प्लस z बार अपॉन 2। रियल वैल्यू कितनी आ रही है, z प्लस z बार अपॉन 2। तो z ac, देखो ध्यान से, ac बार ये z है, ये z बार है, c a बार, ध्यान दिया, z बार। रियल वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका केवल आधा, रियल वैल्यू निकालनी है तो इसका भी आधा, तो आपके पास इसके आधे का सॉल्यूशन कितना आ गया, b प्लस डी बाई 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर, बिल्कुल एक्यूरेट दे रखा है। इसने 4 ऑप्शन बहुत अच्छे दिए हैं, b प्लस डी, b माइनस डी, b प्लस डी बाई 2 और b माइनस डी बाई 2 का मॉडल करके निकाला है। आपके सामने ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर निकल करके आया। नेक्स्ट केस पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 128 पर। तो केस नंबर 128 क्या कहता है, ये पढ़ लेते हैं बेटा। द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर satisfying mod z minus 4 equals to real part of z is, ध्यान से देखना इस सवाल को, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, कि ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट पूछा है कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी। इसके 4 ऑप्शन मैं आपके सामने लिख देता हूं, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 4, पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 2।
ठीक, ये चार ऑप्शन मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। अब आपको पूछा गया है इसमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। सवाल को ध्यान से पढ़ो बहुत अच्छे से कि ये क्या बोल रहा है कि द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट पूछा है। आर्गुमेंट आपको पता होना चाहिए आर्गुमेंट क्या होता है। एक्चुअल में मान लीजिए कि कोई कोऑर्डिनेट x, y यहां पर है, तो इसकी यहां से ये जो एंगल आता है tan थीटा जिसे आप बोलते हो, tan थीटा इक्वल्स टू y अपॉन x, ये जो थीटा होता है इस थीटा को आप आर्गुमेंट कहते हैं एक्चुअल में किसी पॉइंट की पोजीशन। ठीक, इसको ध्यान से देखते हैं ये क्या बना हुआ है। z की वैल्यू रख देते हैं x प्लस आयोटा y माइनस का 4 इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ z क्या होता है, वो होता है x। इसको ध्यान से करने की कोशिश करते हैं। x प्लस माइनस 4 इक्वल्स टू x। a प्लस b का फॉर्मूला बन गया ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू x। इधर भी स्क्वायर रूट स्क्वायर ले लेंगे दोनों तरफ, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड a स्क्वायर प्लस 16 माइनस 2ab 2 4 जा 8x प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर। मुझे ये एक पैराबोला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, कुछ इस प्रकार का ये पैराबोला मुझे नजर आ रहा है। y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x माइनस 16, तो 8 कॉमन ले लिया, x माइनस 2, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x माइनस 2। तो उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पैराबोला बन चुका है। तो पैराबोला पर बनाने की कोशिश करते हैं कि क्या कर सकते हैं, हम इस पर साजिश करने की कोशिश करते हैं कोई कि हमारे जाल में फंस जाए। आपने x एक्सिस पर बनाना है, x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 कर दो। जब आप y की वैल्यू 0 कर दोगे तो 8x माइनस 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक, x की वैल्यू 1 2 2,0 पर यहां पर से जाएगा और आई थिंक ये कुछ इस प्रकार से चल रहा होगा। तो यहां पर ये पैराबोला बन गया है भाई साहब। पैराबोला, पैराबोला क्या होता है, पैराबोला क्या होता है ये बताओ। पैराबोला तो हमने बना लिया। हम केवल पैराबोला पर चर्चा करने के लिए नहीं बैठे, हमें चाहिए अपना आर्गुमेंट। क्योंकि पैराबोला जब मैं पढ़ाऊंगा, जब भी पढ़ाऊंगा पैराबोला के बारे में बहुत विस्तार से डिस्कशन करेंगे। ऐसा करेंगे कि मतलब पैराबोला बोलेगा कि आज के बाद मैं बोल ही नहीं पाऊंगा, कुछ इस प्रकार से। देखो बेटे, पॉजिटिव आर्गुमेंट का पैराबोला से क्या संबंध है, मैं ये जानना चाहता हूं। मूल विषय ये है, तो इस मूल विषय को कैसे समझा जाए। मूल विषय ये है, पैराबोला के ऊपर जो मैक्सिमम एंगल बनाया जा सकता है वो बनाया जा सकता है इसके ऊपर डाली जाने वाली टेंजेंट के थ्रू। कैसे, टेंजेंट के थ्रू। ठीक, और जो मैक्सिमम एंगल बन सकता है, सवाल को ध्यान से पढ़ो, उसने ग्रेटेस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट पूछा है, वो बनाया जाता है डायरेक्ट्रिक्स के थ्रू। डायरेक्ट्रिक्स वाली टर्म बहुत सारे बच्चों ने पढ़ी है, बहुत सारों ने नहीं पढ़ी है। इसको मैं बहुत अच्छे से समझा सकता हूं। एक्स एक्सिस पर कोई कर्व बना हुआ है और आप उसके ऊपर दो टेंजेंट डाल रहे हैं। अगर वो दोनों टेंजेंट एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं तो वे डायरेक्ट्रिक्स हो गई। कितने डिग्री का, π/2, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर जा रही हो तो। ठीक, अब इस पर कोई भी मैक्सिमम एंगल कितना हो गया, मान लो एक छू करके यहां से गई तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल हो गया ये थीटा। रियल में ये दोनों टेंजेंट मैक्सिमम एंगल बना रही π/2 90 डिग्री, तो 90 का आधा कितना हो गया, π/4 45 डिग्री। इसका करेक्ट आंसर आया है। बहुत बेहतरीन सवाल निकल करके आया ये पैराबोला और आर्गुमेंट को लेकर के। एक्चुअल में इस कर्व में इस पैराबोला को कोई रिलेशन देखना नहीं चाहता था, देखना ही नहीं चाहता था। वो सिर्फ ये पूछना चाहता था कि क्या तुम डायरेक्ट्रिक्स जैसी कोई टर्म जानते भी हो, अगर जानते हो तो उनका एंगल कितना होता है, फिर वो एक तरफ कितना एंगल बना पाएगा। ये है मुख्य सवाल। मुख्य सवाल एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर था ही नहीं, मुख्य सवाल था डायरेक्ट्रिक्स। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार।